पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली विश्वास की डोर पर टिका होता है, लेकिन इस डोर को जितना खींचा जाएगा उतना फैलता चला जाएगा और जब फैलेगा तो एक दिन टूट ज़रूर जाता है। और ऐसा रिश्ता होता है कि जो टूटने के बाद दोबारा जुड़ता नहीं है, जिसका अंजाम पूरे परिवार को भुगतना भी पड़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होगा, जिस वजह से ना सिर्फ पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है बल्कि उसी के पीछे उसका पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है एटा ज़िला, और उसी का एक थाना लगता है नया गांव, और उसी का एक गांव पड़ता है असदपुर। वहीं के रहने वाले होते हैं राम विलास, उनकी पत्नी होती है गायत्री। उनके टोटल 3 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है मुखराम, और जो मझिला बेटा होता है अनिल कुमार, और जो सबसे छोटा बेटा होता है वह होता है भूख सिंह। तीनों बेटे जो होते हैं इनके काफ़ी बेहतर तरीके से शिक्षा भी ले चुके होते हैं। असल में राम विलास होते हैं अपने तीनों बेटे की जो होती है शादी करने के लिए अपने ही घर में खेती के भरोसे जो होता है उनकी शादी भी कर देते हैं। करने के बाद अपनी ज़िंदगी राम विलास कैसे ना तैसे कर अपने बच्चों अपने बहू के साथ बिताने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है राम विलास के तीनों जो बेटे होते हैं वह मौके पर अपनी पत्नी और साथ में अपने बच्चों को लेकर जो होता है उसी समय दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद कुछ वक्त तो रहते हैं, अपनी पत्नियों के साथ कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा बेटा होता है मुखराम, पत्नी होती है रजनी, और लेकिन अनिल जो होता है उनकी पत्नी होती है पुष्पा। पुष्पा जो होती है अनिल की काफ़ी चहेती भी होती है। वह साथ जब भी जाती तो कहीं एक दूसरे के साथ आए जाया भी करते थे। लेकिन कुछ वक्त जब अनिल और पुष्पा साथ रहते हैं तो इसी बीच पुष्पा जो होती है अनिल से जो होता है काफ़ी मिन्नतें करती है। मिन्नतें करने के बाद अनिल कैसे न तैसे जो होता है अपने गांव चलाता है। आने के बाद अपने पिता जो होते हैं राम विलास के साथ अनिल खेती में मेहनत मजदूरी करने लगता है, और करने भी लग जाता है, समय गुजरने लग जाता है। समय जो होता है इस तरह बदलता है कि अनिल जो होता है एक दिन काफ़ी जो होता है दिक्कत में पड़ जाता है, और दिक्कत में ऐसे पड़ता है जिस वजह से अनिल का पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 21 जून 2014 का दिन होता है। वही रात का टाइम होता है। रात के टाइम में जो होता है अनिल का परिवार जो होता है पूरी तरह से खा पी कर आराम से सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो उसी बीच अनिल की जो माँ होती है गायत्री उठी, देखती है कि अनिल अभी तक जो होता है अपने कमरे से निकला नहीं है। ना निकलने की वजह से गायत्री तुरंत ही अपनी बहू जो होता है पुष्पा से पूछने लग जाती है कि एक बार बहू जाकर अनिल को जगा लो। पुष्पा जो होती है अपनी माँ से कहने लग जाती है कि माँ जी किचन में ना अभी हम रोटी बना रहे हैं, काफ़ी अर्जेंट है, इसीलिए आप भी चले जाइए। गायत्री जैसे अपनी बहू की बात सुनती है, सुनने के बाद जो होता है अपने बेटे अनिल के कमरे में जाती है और दरवाज़ा खुला देखती है बेड जो होता है वह खाली पड़ा है। कई बार तो चौक से जाती है गायत्री, तुरंत अपनी बहू से पूछने लग जाती है कि अनिल तो अपने कमरे में है नहीं। और बहू जो होती है पुष्पा गायत्री से कहने लग जाती है कि हो सकता है अनिल जो होता है सुबह सुबह कहीं बाहर जो होता है शौच के लिए चले गए हैं। गायत्री उसी समय अपनी बहू से कहने लग जाती है कि सुबह तो कहीं जाते नहीं। लेकिन गायत्री की जो निगाह होती है वह जाकर तुरंत ही मेन गेट पे पड़ती है। देखती है कि मेन गेट पे जो था अंदर से अभी भी लॉक लगा हुआ है। तुरंत अपनी बहू से जो होता है गायत्री कहने लग जाती है कि बेटा मेन गेट पे तो लॉक लगा है, तो आप बाहर कैसे जा सकता है। अब जो होती है पुष्पा एक बार कहने लग जाती है कि माँ जी एक बार जाकर आप छत पे देख लीजिए कि हो सकता है गर्मी का महीना और जाकर छत पर कहीं हवा पानी ले रहे हो। और गायत्री जैसे इस बात को सुनती है अपनी बहू की बात तो मान लेती है। मानने के बाद जीने के सहारे छत पे चढ़ती है, और लेकिन जैसे छत पे पहुँचती है नज़ारा देखकर काफ़ी दंग सा रह जाती है, क्योंकि उसका जो बेटा होता है अनिल उस समय जो होता है ज़मीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। और जैसे ही गायत्री देखती है उसी समय चीख पड़ती है। चीखने की आवाज़ सुनकर जो होता है अनिल की जो पत्नी होती है पुष्पा जैसे सुनते तो उसी समय जीने के सहारे वह भी चढ़ती है, और अपने पति को मृत पाती अवस्था में देखकर वहीं पर वह भी दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब जो होता है पुष्पा के सास ससुर भी वहीं इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग जो होता है आँखों को अपने पोंछना शुरू कर देते हैं, और पोंछते पोंछते लगभग काफ़ी लोग वहाँ संख्या में जुड़ जाते हैं। सभी की आँखें जो होती हैं नम हो जाती हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है
जो अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने उसी समय नया गांव में फ़ोन कर देता। और जब फ़ोन करता है तो वहाँ के थाना प्रभारी जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत अपने दल बल टीम को इकट्ठा कर लेते। इकट्ठा करने के बाद कुछ ही मिनट के अंदर जो होता है वह उसी समय असदपुर गाँव में पहुँचते हैं। अनिल के घर पहुँचते देखते हैं कि अनिल के घर जो होता है नीचे भीड़ लगा हुआ है। तो उसी में से एक व्यक्ति जो होता है थाना प्रभारी या साथ में कांस्टेबल के साथ मिलकर उनको छत पे ले जाता है। और छत पे ले जाने के थाना प्रभारी जो होते हैं वहाँ का नज़ारा देख कर जो होती दंग सा रह जाते हैं। बॉडी के पास पहुँचते देखते वह बॉडी जो होता है पूरी तरह से सिंपल सा है। देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि इस व्यक्ति की मौत किस कारण हुआ है और कैसे हुआ है। जब पुलिस जो होती है अनिल के बॉडी को काफ़ी अच्छे से देखभाल करती है, पंचनामा करती है, तो गले पर देखती है गले पर एक काफ़ी घाव पड़े हैं। वह घाव जो होते हैं किसी अंगूठी की दबने की वजह से। पुलिस को विश्वास हो जाता है कि इस व्यक्ति की मौत जो होता है गला दबाने की वजह से हुआ है। पुलिस वहाँ खड़े जो होते हैं उनके परिवार में उनकी जो माँ होती है गायत्री और साथ में उनके जो पिता होते हैं रामविलास से पूछने लग जाते हैं कि आखिर यह सब कैसे हुआ। रामविलास जो होते हैं उसी समय रोती अवस्था में कहने लग जाते हैं कि साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारी जो बहू और बेटी है वह अपने जो होता है शाम के टाइम ज़रूर खा पीकर आराम से सोने के लिए चले जाते थे, लेकिन सुबह के टाइम जो होता है हमारी जो पत्नी होती है गायत्री वह जैसे ही अनिल के कमरे में जाती है तो देखते अनिल नहीं, लेकिन सुबह के टाइम जैसे छत पे आती है तो नज़ारा देख कर दंग रह जाती है। काफ़ी भीड़ लग जाती है। इसी में से एक व्यक्ति आपको फ़ोन कर दिया। थाना प्रभारी जैसे आप बात सुनते हैं तो गायत्री से पूछने लग जाते हैं कि एक बात बताइए, आपके बेटे के साथ ऐसा कौन कर सकता है? क्या तुम्हारे बेटे ने खुद आत्महत्या की है? गायत्री उसी समय पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब हमारा बेटा ऐसा कोई गलत कदम उठा ही नहीं सकता, उसके पास कोई मजबूरी नहीं थी, उसका जीवन तो खुशीमय था, आखिर वह करेगा क्यों? थाना प्रभारी जैसे इतना बात सुनते हैं तो उनको पूरा विश्वास हो जाता कि आखिर अनिल के साथ किसी ने इस घटना को अंजाम ज़रूर दिया है। लेकिन पुलिस की जो नज़र होती है इस समय मेन गेट पे जाती है। जब मेन गेट पे जाती है तो पुलिस सोच बैठती है कि आखिर मेन गेट तो बंद है, इनके घर में कोई ना कोई अनिल का ज़रूर हितैषी होगा जो अनिल के साथ ऐसा कांड किया। तभी पुलिस जो होती है सभी से बारी बारी पूछताछ करती है। रामविलास से पूछताछ करती है, कुछ पूछताछ जो होता है गायत्री देवी से करती है, लेकिन बाद में जो होता है पुष्पा से पूछताछ करती है। पुष्पा जो होती है उसी समय उसके आंखों के जो आंसू होते हैं पूरी तरह से दर्द बयां कर रहे होते हैं। थाना प्रभारी जो होता है पुष्पा की आंख को देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वह समझ जाते हैं कि अभी इस घटनास्थल पर यहाँ किसी से ज़्यादा पूछताछ करना जो होता है खतरे से खाली नहीं है। थाना प्रभारी तुरंत ही अनिल कुमार के बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और रामविलास को साथ अपने थाने लाते हैं। ले आने के बाद उन्हीं की तहरीर पर धारा 302 के तहत जो होता है नामजद आरोपी का हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम सबसे पहले अब जो होता है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार करती है। कुछ घंटों बाद कुछ दिन बाद जो होता है अनिल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है और उसी रिपोर्ट को जैसे पुलिस साथ में थाना प्रभारी पढ़ते हैं तो वह काफ़ी चौंक से जाते हैं, क्योंकि उसी रिपोर्ट में जो होता है अनिल का सांस फूलना और साथ में उसके शरीर के अंदर जो होता है जहर का विषैला पदार्थ निकलता है और साथ में कुछ शराब के कण भी निकलते हैं। पुलिस समझ जाती है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रहस्यमय तरीका अपनाया गया, जिस वजह से अनिल इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। लेकिन पुलिस जो होती है तुरंत ही इसकी जो नज़र होता है, जो शंका होता है, पूरी तरह घर परिवार वाले के ऊपर जताना शुरू कर देती है। कुछ मुखबिर होते हैं जो असल में अनिल के गांव जाते हैं। अनिल के गांव जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने के बाद खबरी जो होते हैं काफ़ी चौंकाने वाला खबर लाते हैं। वह खबर जो होता है अब उसी समय नया गांव के थाना प्रभारी को देते हैं। थाना प्रभारी जैसे सुनते हैं कि इनके घर में जो होता है कोई ना कोई हितैषी ज़रूर बैठा है जो इनके घर में रच कर ऐसी कारनामा, ऐसे हत्याकांड को पूरी तरह से कामयाब कर गया। और जैसे थाना प्रभारी इस बात को सुनते हैं तुरंत वह सोचते हैं क्यों ना पूरे घर वालों को ना एक बार लोकेशन और साथ में उसका कॉल डिटेल निकाला जाए। और इसीलिए तुरंत ही सबके मोबाइल नंबर लेते हैं। लेने के बाद उनका मोबाइल नंबर था, सबका CDR डिटेल निकालते हैं। सबका CDR डिटेल निकालते हैं तो जो असल में अनिल के जो पिता होते हैं रामविलास का जब CDR डिटेल निकाल जाता है पूरी बारीकी से, उसमें कोई ऐसा नंबर सदी नंबर नहीं दिखता जिस वजह से रामविलास के ऊपर कोई शंका किया जाए। गायत्री का भी निकाला जाता है तो उसमें कोई भी सुराग भी नहीं मिलता। लेकिन जब पुष्पा का मोबाइल नंबर और उसका पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है और लोकेशन भी निकाला जाता है तो लोकेशन जो होता है लास्ट उसके घर में दिखाई देता, लेकिन जो नंबर होता उसी नंबर में एक नंबर पर पुष्पा का काफ़ी बार बात हुआ था। घटना वाले दिन भी, घटना वाली रात भी, और साथ में महीनों से भी बात होते थे। पुलिस का जो शंका होता जाकर पुष्पा के उसी मोबाइल नंबर के CDR डिटेल पर टिक जाता। और जब उसी CDR डिटेल के नाम के बारे में पता करना चाहती पुलिस तो पता लगता हुआ तो अनिल के अपने चाचा बेदराम का बेटा होता है राम खिलावन, जिसकी उम्र होती है 22 साल, जो पड़ोस का रहने वाला होता है।
उसी नंबर पे जो होता है बार बार राम खिलावन से बात हुआ था। पुलिस जैसे राम खिलावन के बारे में इतनी जानकारी पाती है, पाने के बाद पुलिस जो होती है खबरी को लगा देती है कि आखिर राम खिलावन का पुष्पा के साथ क्या चक्कर है। अब पुलिस इसी फिराक में खबरी को जब लगाती है तो खबरी होते तुरंत ही पूरी रहस्य पुलिस के सामने रख देते हैं। और जैसे ही रहस्य आता है पुलिस बिना देर किए जो होता है राम खिलावन को जाती है उसके घर से उसको कस्टडी में लेने के लिए। पता चलता है राम खिलावन अपने घर पर तो नहीं है, लेकिन पुलिस जो होती है उसके पीछे काफ़ी खबरी लगा देती है, काफ़ी जो होते हैं लोगों को लगा देती है और लोग जो होते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं। उसको जल्द से जल्द शाम के टाइम में कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद दूसरी टीम जाती है, पुष्पा को उसके घर से धर दबोचती है। पुष्पा और अनिल को दोनों को जो होता है अलग अलग कमरे में बैठाया जाता है। थाने में जब उनसे दोनों से पूछताछ किया जाता है, पहले दोनों जो होते हैं इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब पुलिस जो होती है इन दोनों के सामने वही CDR डिटेल निकाल के रखती है, लोकेशन जो होता है पुष्पा का निकाल के दिखाती है, तो पुष्पा जो होता है बिना किसी देरी के पुलिस के सामने जल्द से जल्द टूट जाती है। और इधर जो होता है राम खिलावन भी पुलिस के सामने बिना किसी दबाव के आगे टूट जाता है। लेकिन पुलिस के सामने पुष्पा और साथ में राम खिलावन के बारे में जो पुलिस के सामने सच्चाई निकाल के लाते हैं, सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है फर्रुखाबाद और उसी का एक गाँव लगता है रहीसपुर और वहीं के रहने वाले होते हैं सुरेश। सुरेश की अपनी टोटल एक बेटी होती है जो देखने में काफ़ी चंचल भी होती है, खूबसूरत भी होती है। लेकिन पुष्पा जो होती है उस समय उस दलील पर पहुंच चुकी है जिस दलील पर शादी करना जो होता है लड़कियों का अनिवार्य भी हो जाता है। लेकिन पुष्पा जो होती है अपनी इसी दलील पर पहुंचने के बाद अपने गांव में जो होता है काफ़ी लोगों के साथ जो होता है चर्चे बना लेती है। और इसी चर्चे का विषय जो होता है जब सुरेश के कान में पहुंचता है तो उसी समय सुरेश जो होते हैं ठीक 5 साल पहले जो होता है अपनी बेटी पुष्पा की शादी कराने के लिए तैयारी भी कर लेते हैं। रिश्तेदारों को बोल देते हैं पुष्पा के लिए लड़का जल्द अच्छे से ढूंढा जाए। रिश्तेदार जो होते हैं पुष्पा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। अभी जो होता है सुरेश के अपने काफ़ी खास रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा सुरेश को पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का जो होता है एक गांव पड़ता है असदपुरा, वहीं के रहने वाले होते हैं रामविलास। उन्हीं का दूसरे नंबर का बेटा होता है अनिल कुमार, जिसकी उम्र उस समय होता है मात्र 26 साल के आसपास होता है, जो एकदम शादी के दहलीज पर पड़ा होता है। और जैसे ही सुरेश इस रिश्ते के बारे में जानकारी पाते हैं तुरंत ही अपनी बेटी जो होता है पुष्पा का शादी जो होता है अब अनिल के साथ कर देते हैं। अनिल के साथ जाने के बाद अपनी ज़िंदगी जो होता है पुष्पा उसी ससुराल में बिताना शुरू कर देती है, क्योंकि खूबसूरत इतनी थी कि ससुराल में जाती है उसके जो चर्चे होते हैं पूरी तरह से रोशनी सब बिखर भी जाते हैं। इस वजह से पुष्पा जो होती है अपने पति अनिल के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे बिताना शुरू कर देता है। लेकिन अनिल जो होता है उसी समय अपने बड़े भाई के साथ दिल्ली में जाकर नौकरी करने लगता है, और जब नौकरी करने लगता है अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाता है, जिस वजह से पुष्पा जो थी अपने ससुराल में अकेली रह जाती है। अकेली रहने की वजह से अब जो होता है अनिल कैसे न तैसे कर दिल्ली में भी अपना वक्त गुजारना शुरू कर देता है। समय बीतने लगता है। अब जब थोड़ी बड़ी कमाई जो होता है अनिल वहाँ करना शुरू कर देता है तो इसी बीच अनिल को लगने लगता है कि हमें अब अपनी पत्नी से दूर नहीं रहना चाहिए। इसलिए खूबसूरती को निगरानी में रखकर जो होता है अनिल अपनी पत्नी पुष्पा को जो होता है अपने ही पास दिल्ली में बुला लेता है। बुलाने के बाद अपनी पत्नी पुष्पा को लेकर अनिल जो होता है एक अलग रूम लेता है, वहीं पर रहना शुरू कर देता है, क्योंकि अनिल के जो छोटे भाई होते हैं जो बड़े भाई होते हैं सभी वही जो होता है मौके पर निवास भी कर रहे होते हैं। सबकी जो होती है ऑलरेडी उस समय शादी भी हो चुकी होती है। सभी अपनी अपनी पत्नी के साथ अलग अलग रूम के रह रहे होते हैं। सभी का वक्त जो होता है अच्छे से बीत रहा होता है। कुछ वक्त बीतता है, इसी बीच जो होती है उस समय पुष्पा जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है, और जैसे प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसी बीच जो होता पुष्पा का मन जो होता है अब दिल्ली में नहीं लगता। न लग पाने की वजह से पुष्पा उसी समय अपने ससुर के पास फ़ोन करती है, कुछ बातें करती है, लेकिन अपनी सास से जब बातें करती हुआ कहने लग जाती है कि माँ जी यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा, हमें काफ़ी दिक्कत हो रहा। और जैसी अब्बा जो होती है अपनी माँ से कहती है तो उसकी जो माँ होती है सासू माँ, वह कहने लग जाती है कि बेटी ठीक अनिल से एक बार कह दो कि तुम्हें घर वापस भेज दे। पुष्पा जाती है अपने पति अनिल से बात करती है, लेकिन अनिल जो होता है उस समय अपनी पत्नी को अपने से दूर रखना नहीं चाहता था। काफ़ी मेहनतें करती, काफ़ी दिन लग जाते हैं मेहनतें करते करते, लेकिन जो होता अनिल अपनी पत्नी को जो है उसके ससुराल भेजने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से पुष्पा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। दोबारा फ़ोन मिलाती है। पुष्पा अपनी सासू माँ जो होती है गायत्री के पास फ़ोन करती है, वह काफ़ी मेहनतें करती है। वह कहने लग जाती है कि माँ जी हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमारे पति से बोल दो कि हमें जो होता जल्द से जल्द घर भेज दें। और यह बात जो होती है गायत्री को अपने दिल में लग जाती है। लगने की वजह से तुरंत ही अपने बेटे अनिल के पास फ़ोन करती है। अनिल जो होता फ़ोन रिसीव करता, अपनी माँ से बात करता। उसकी माँ जो होती गायत्री अनिल से कहने लग जाती कि बेटा तुम्हारी जो पत्नी है ना असल में पुष्पा का
तुम्हें तुम्हारा पेरेंट का जो खर्चा होता है तुम्हारा वहाँ रहकर अकेला उठाना बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जो होता है देखभाल करना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कतें का सामना तुम्हें करना पड़ जाएगा। अनिल जैसे अपनी माँ की बात सुनता है तो उसी समय अपनी माँ की बात मान भी लेता है, और जब मान लेता है तो उसी समय अपनी पत्नी जो होता है पुष्पा का टिकट बनवा देता है। पुष्पा जो होती है किसी रिश्तेदार के सहारे जो होता है अपने ससुराल पहुंच जाती है। पहुंच जाने के बाद कुछ वक्त बीतता है तो पुष्पा जो होती है सरकारी अस्पताल में जाकर एक बेटे को जन्म देती है। और जैसे बेटा जन्म लेता है तो जो होते राम विलास एक पोते को पाकर जो होता है उस समय उनका ज़िंदगी जो होता है खुशीमय हो जाता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो होता है पोता आने वाला एक चिराग जो होता है काफ़ी अच्छा खासा खुशीमय हो जाता है। जिस वजह से रामविलास अपने घर में रिश्तेदारों को बुलाते इकट्ठा करते और पार्टियाँ भी देते हैं। समय के साथ जो होता है अच्छे से जो होता है पुष्पा का बेटे का नामकरण भी कर दिया जाता है। समय बीतने लगता है, इसी बीच जो होता है जब समय भागता है तो पुष्पा को लगने लगता है कि अब हमें जो होता दोबारा अपने पति के पास चला जाना चाहिए। पति से बात करती है तो उसी समय जो होता है अब अनिल जो होता है अपनी पत्नी को अपने पास आने से मना कर देता है। वह कहने लग जाता है कि अभी तो हम नया यहाँ पर फ्लैट लिए हैं और उसी का किस्त भरना है, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई अभी जो होता है खर्चा मुहैया नहीं हो रहा। और जैसे हमारे पास खर्चा मुहैया हो जाएगा ना तो हम तुमको बुला लेंगे। पुष्पा भी समझ जाते हैं, लेकिन कुछ दिन और बीतता है। लेकिन पुष्पा को जब लगने लगता कि हमारी जो होती ज़रूरत शारीरिक वह काफ़ी कमज़ोर पड़ रही है, और इसीलिए पुष्पा जो होती काफ़ी बार जो होता अनिल के पास फ़ोन करती तो अनिल जो होता कैसे ना तैसे टाइम निकाल कर वह दौड़ा अपने गाँव आता। आने के लगभग 1-2 दिन रुकता, पुष्पा के साथ जो होता समय बिताता, फिर चला जाता। 3 महीने बाद आता, फिर वही जो होता 1-2 दिन रुकता, फिर समय बिताता, फिर चले जाता। जिस वजह से पुष्पा जो थी अपने पति से के शारीरिक सुख से जो थी पुष्पा काफ़ी वंचित रह जाती है। वो बात सोचने लग जाते कि हमारे पति का हो ना हो दिल्ली में किसी लड़की के साथ ज़रूर अफेयर चल रहा होगा, इसीलिए हमारे ऊपर काफ़ी कम ध्यान दे रहे हैं। तभी पुष्पा भी सोच बैठती है कि हमें भी कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर हमारा पति जो होता दिल्ली में जाकर मौज ले रहा है तो हमें जो होता अपने घर में क्यों ना मौज लेना चाहिए। तो इसी बीच जो होती है अब पुष्पा यह बात अपने मन में रख भी लेती है, वह सोच बैठ जाती है। बैठने के बाद उसका दिमाग जो होता है उसी समय एक गलत कदम की तरफ बढ़ पड़ता है। अनिल के अपने एक चाचा होते हैं वेद राम, और उन्हीं का अपना बेटा होता है राम खिलावन, जिसकी उम्र होती है मात्र उस समय 21 साल के आसपास होता है। तो राम खिलावन जो होता है अपने ही पड़ोस के रहने वाले जो होते हैं पुष्पा के घर काफ़ी आने जाना लगा रहता है। आने जाने की वजह से पुष्पा के ऊपर जो होता है उसी दिन से निगाह भी रखना शुरू कर देता है कि पुष्पा जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी और चंचल भी होती है, और इतनी चंचल होती है कि पुष्पा की बात में जो होता है अब जो होता है राम खिलावन भी जाकर उलझ जाता है। उलझ जाने के बाद पुष्पा से मिलने के लिए जो होता है काफ़ी तकरीब करता था, और उनकी हर हेल्प करने के लिए जो होता है राम खिलावन तैयार रहता है। पुष्पा की कहीं अगर किसी चीज़ की खाने की ज़रूरत होती है तो उसके साथ जो होता है तुरंत ही बाजार चला जाता है। आने जाने की वजह से पुष्पा के साथ जो होता है राम खिलावन काफ़ी करीबी बना लेता है, इतनी करीब हो जाता है कि उससे दोस्ती बना लेता है। लेकिन दोनों का भाभी देवर का रिश्ता भी होता है। राम खिलावन पुष्पा के साथ जो होता है देवर का वास्ता देकर मजाक भी कर लिया करता था, और इसी मजाक में कभी कभी इतनी गंदी बात इशारा कर देता जिस वजह से पुष्पा उसकी बात को इग्नोर कर जाती। और इसी इग्नोर करने के बाद जो होता है राम खिलावन के दिल में पूरी तरह से समा जाता है कि आखिर भाभी भी हमें ज़रूर कुछ ना कुछ भाव दे रही हैं। देने की वजह से राम खिलावन पुष्पा के आए दिन पीछे पड़ जाता है, डुम मिलाना शुरू कर देता है। पुष्पा को समझते देर नहीं लगती कि आखिर राम खिलावन चाहता क्या। धीरे धीरे राम खिलावन के लिए जो होता है पुष्पा के दिल में भी प्यार उमड़ना शुरू हो जाता है, उमड़ने लगता है। पुष्पा जो होती है धीरे धीरे राम खिलावन की तरफ आकर्षित होने लगती है, और जब आकर्षित होने लगती है तब जो होता है राम खिलावन पुष्पा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगता है। देने की वजह से राम खिलावन पुष्पा के सामने एक दिन जाकर अपनी प्यार की इजहार कर देता है, और जैसे पुष्पा सुनती है तुरंत ही उसके चेहरे को जो रंग होता है पूरी तरह से खुशीमय हो जाता है। पुष्पा यही चाहती थी कि हमारे साथ कोई ना कोई ज़रूर रहे, और इसी फिराक में जो होती पुष्पा भी राम खिलावन के लिए लग जाती है। राम खिलावन जैसे आप बात सुनता तो उसी दिन से जो होता है दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, उसी दिन से फ़ोन पे लगा रहता है। आए दिन बात करते हैं, लेकिन बातों बातों में इतना जो होता है राम खिलावन पुष्पा को उलझा लेता है कि अपनी बातों में उलझाने के बाद मन में समा लेता है। तब एक दिन शाम का टाइम होता है, उसी भी पुष्पा का घर सुनसान होता है। राम खिलावन को फ़ोन करके अपने घर बुलाने के बाद कमरे में ले जाती है, और वहीं पर ले जाकर राम खिलावन के साथ अपने ही बेडरूम में संबंध बना देती है। और यह संबंध का सिलसिला जो होता है उसी दिन से पुष्पा राम खिलावन के साथ चलाने लगती है, क्योंकि उसकी जो तृप्ति होती है पुष्पा का उसी दिन से मिटना शुरू हो जाता है, और मिटने भी लगता है, समय चलने लगता है, बीतने भी लगता है। लेकिन इसकी जो खबर होती है किसी को भी नहीं लगती, ना आस पड़ोस के लोगों को खबर लगती है। लेकिन कहने वाली बात होती है कि दोस्तों कि इंसान जैसे कर्म करता है ना उसको वैसा ही फल मिल जाता है। ऐसे भी उसमें हो जाता है कि एक दिन जो होता है पुष्पा और साथ में राम खिलावन अपने ही आंगने में खड़े होकर मौके पर एक साथ होते हैं। उसी बीच पड़ोस की रहने वाली एक महिला होती है, दोनों को एक साथ देख लेती है। जैसे देखती तो उसी दिन से उसकी चर्चा जो होती है आस पड़ोस में महिला जाकर कर देती है। लेकिन इसकी खबर वह महिला जो होती है आकर अनिल की जो अपनी माँ होती है गायत्री को देखती है।
अब गायत्री जैसी खबर पाती है तो उसी दिन जो होता है अपनी बहू से कुछ पूछताछ करती है, लेकिन उसकी बहू जो होती है उसी समय अपने परिवार की कलह के आड़ देकर जो होता है अपनी सासू माँ को समझा लेती, बुझा लेती। लेकिन उनकी जो माँ होती है गायत्री के मन में यह शंका तो बैठ गया होता है कि ना हमारे पड़ोसी जो कह रहे हैं ना उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई है। अब गायत्री जो होती है उसी दिन से अपनी बहू और साथ में अपने पड़ोस के रहने वाले जो राम खिलावन के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देती है और देने भी लगती है। तभी एक दिन वही दोपहर का एकदम टाइम होता है, थोड़ा बहुत भी होता है, सर्दी का मौसम होता है, तो उसी बीच देखती है कि उसकी जो बहू होती है कमरे में है नहीं। गायत्री आवाज़ लगाती, लेकिन जैसे छत पे जाती है तो वहीं कमरे के साइड में देखती है गायत्री की जो बहू होती है असल में पुष्पा और साथ में राम खिलावन दोनों मिलकर एक साथ होते हैं। और जैसी अवस्था देखते उसी समय भन्ना आ जाती। भन्ना आने के बाद बहू के ऊपर डांट डपाट लगाती, लेकिन बहू जो होती है आकर अपनी माँ जो होती है सासू माँ गायत्री के पैर पर माफ़ी मांगना शुरू करती है। लेकिन गायत्री जो होती है उसकी बात तो मैंने आकर तुरंत ही उसी समय फ़ोन जो होता है अनिल को धरा देती है। अनिल से बात करती, सारी बात की जानकारी दे देती है। अनिल जैसे सुनता तो उसी समय भन्ना आ जाता। भन्ना आते तुरंत ही दिल्ली का नौकरी जो होता है बरसों पुराना छोड़कर अपने गांव चला आता है। आने के बाद अपनी पत्नी के साथ जो होता है तुरंत इस बात में चर्चा करता है। जब करता है तो उसी बात के लेकर जो होता है आए दिन पत्नी और पति के बीच जो है झगड़े करार होना शुरू हो जाता है। उसी दिन से अनिल जो होता है पुष्पा के ऊपर दबाव मार देता है कि आज के बाद हमारे घर जो होता है ना राम खिलावन दोबारा दिखना ना चाहिए और ना तुम्हारे सामने कभी आना चाहिए। अब जो होती है पुष्पा उसी दिन से अपनी पति से डर जाती है और जब डर जाती है तो अनिल की बात को जो से मन में दबा लेती है। लेकिन जो होता है अनिल के साथ उसका मन नहीं लगता, न लगने की वजह से कैसे तैसे छुप छुपा कर जो होता है वह जाकर राम खिलावन से कहीं ना कहीं जाकर मिल लिया करते हैं। और जब मिलने लगते तो जो होता है यह सिलसिला चलने लगता है। तभी जो होता है पुष्पा के दिल में शंका बैठ जाता है अगर किसी दिन पकड़े गए तो उसी दिन हमारे लिए जो होता है हो सकता है ज़िंदगी का आखिरी दिन होता है। पुष्पा जाती है अनिल से फ़ोन पे बात करती, उससे कहने लग जाती है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते, तुमसे शादी करना चाहते। और जैसे ही राम खिलावन इस बात को सुनता है तो राम खिलावन तुरंत ही कह देता है भाभी हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, इतनी खूबसूरत हो तुम्हें कौन नहीं रखेगा। और जैसे ही पुष्पा राम खिलावन की बात सुनती है उसकी बातों में आ जाती, वह कहने लग जाती कि इससे अच्छा कि चलो हम भाग कर कहीं शादी कर ले। और जैसे राम खिलावन इस बात को सुनता है तो काफ़ी चौंक से जाता, कहने लग जाता है कि भाभी देखिए ऐसा बात है कि हम दोनों भाग के शादी नहीं कर सकते। अगर इस बारे में जानकारी जो था अनिल को लग गया तो हमारे लिए जो होता है पूरी मुसीबत खड़ा हो जाएगा। और जो होती पुष्पा उसी समय में राम खिलावन से कह देती है कि तुम हमारे पति को ना एक बार हमारे रास्ते से हटा दोगे तो हम दोनों मिलकर आराम से अपनी ज़िंदगी ऐसे आराम से बिताएंगे। और जैसे ही राम खिलावन इस बात को सुनता है तुरंत अपनी भाभी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो होता है घटना से मात्र एक दिन पहले जो होता है राम खिलावन अपने ही मार्केट जाता है। मेडिकल पे जाने के बाद वहाँ काफ़ी सारी नींद की गोली लेता है, कुछ जहर पर विषैला पदार्थ लेता है, लाता है। तुरंत लाकर उसी समय जो होता है पुष्पा को पकड़ा देता है। पुष्पा जो होती है जहर की गोली और साथ में नींद की गोली अपने पास रख लेती है। ये जो होता है 21 जून 2014 का दिन होता है, तो शाम का टाइम होता है। उसी बीच पुष्पा जो होती है अपने पति अनिल के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। खाने के वक्त जो होता है पुष्पा जाती है अपने पति अनिल के थाली में कई सारी जो होती है जहर की विषैला पदार्थ गोली मिला देते हैं। मिलाने के बाद जो होता है अब उसी समय अनिल खाना खा लेता है, रात से जाकर अपनी चारपाई पे सो जाता है। लेकिन पुष्पा जाती है उसी समय उसको तो नींद नहीं आती। सोच कर काफ़ी हैरान रह जाते कि आखिर अभी तक हमारे पति के शरीर में कोई हरकत दवाई क्यों नहीं कर रही है। और इसी वजह से वह समझ जाती कि यह जो था गोली लग रहा है ख़राब था और काफ़ी जो होती सोच में पड़ जाती। सोच पड़ने के बाद अपने पति के चेहरे को काफ़ी बार बार ध्यान से लगती, लेकिन उसको जब विश्वास हो जाता कि हमारे पति के ऊपर जो था हमारी दवाई को असर नहीं दिखा रहा है। और उसी समय तुरंत ही फैसला लेती है, अपने ही आशिक जो होता है राम खिलावन के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है, अपने पास बुलाती है। वह कहने लग जाते कि आज हमें इस घटना को ज़रूर अंजाम देना है। बुलाने के बाद अपने घर का जो दरवाज़ा होता है खोल के राम खिलावन को अंदर ले लेती है और जाकर कुंडी लगा देती है। लेने के बाद कमरे में जाती है तो वहीं पर जो होता है तो उसी समय देखता है उसका जो पति होता है कमरे में जो होता है सो रहा था। अपने पति को बातें उलझाती है, उलझाने के बाद उसको जो होता है बहला फुसलाकर अपनी छत पे ले जाती है। और उसी समय उससे कुछ बात लेकर जो होता है पुष्पा अनिल से झगड़े तकरार करने लगती है। झगड़े तकरार के बीच जो होता है पुष्पा वहीं पर खड़े राम खिलावन को इशारा कर देती है। और जब इशारा राम खिलावन पाता है तुरंत ही जाता है। उसी समय जाकर दोनों मिलकर जो होता है अनिल का गला एक गमछे से दबा जिसकी वजह से जोर से खींच लेते हैं। वहीं पर तुरंत ही मौत की नींद जो होता है अनिल सो जाता है। सोने के बाद जो होता है दोनों अपने ही घर में अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह का टाइम जैसे होता तो उसी समय जो होता पुष्पा पूरी तरह से नाटक रखती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है उसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है वह टीम तो काफ़ी चौक से आती है। लेकिन चौक से जाने के बाद पुलिस की टीम पुष्पा और साथ में राम खिलावन को ले जाती है। ले जाने के बाद वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल भी देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है।
बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।